हेलो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को और यह लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग नियम, वेग स्थिरांक का मात्रक और वेग स्थिरांक के लक्षण को। तो लिखा है वेग नियम या रेट लॉ, इसके लिए डिफिनीशन भी लिख दिया हूँ मैं। लेकिन डिफिनीशन को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक और नियम की तरफ ले चलता हूँ, जिसको हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का वेग नियम से खास संबंध है। तो पहले हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की चर्चा करते हैं, इसके बाद वेग नियम को पढ़ा जाएगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, यह नियम हम लोग पढ़ते हैं 11वीं में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। और इस नियम को प्रतिपादित किया था गुलबर्ग और वागे ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या बताया था, ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कोई अभिक्रिया ले रहे हैं ए प्लस बी, इससे मिलके प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। माना कि इस अभिक्रिया में ए के स्मॉल ए मोल लिए गए हों और बी के स्मॉल बी मोल लिए गए हों। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की दर को गुलबर्ग और वागे ने बताया था किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। यहाँ अभिक्रिया की दर और प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के, जबकि इनके ऊपर स्टाइकियोमेट्री के घातांक स्थित हों। तो स्टाइकियोमेट्री के घातांक चढ़ा दिया। स्मॉल ए और स्मॉल बी को हम स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ एक अभिक्रिया में हम बता दे रहे हैं N2 प्लस 3H2 से अमोनिया का निर्माण हो रहा है 2NH3। N2 के आगे कुछ नहीं है, तो जिस अणु के आगे इस समीकरण में कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है, यह हम जानते हैं। तो नाइट्रोजन के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे 3 और अमोनिया के आगे 2। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ मिलकर 2 अणु अमोनिया बना रहा है। ठीक है, एक और तरह से इसको पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से संयोग करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो इन संख्याओं को जो अणुओं के आगे लिखे गए, इन्हीं को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इन दो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के, जबकि उनके ऊपर स्टाइकियोमेट्री के घातांक स्थित हों। ठीक है, तो इनके अनुसार अभिक्रिया की दर के लिए R इक्वल टू के, समीकरण को हम लिख रहे हैं R इक्वल टू के, ए की घात स्मॉल ए और बी की घात स्मॉल बी। यह नियम है गुलबर्ग और वागे द्वारा दिया गया। किसके संबंध में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग या दर के संबंध में दिया गया। ठीक है, और इस नियम से इस वेग नियम का खास संबंध है। यह नियम ही आधार बनता है वेग नियम के। लेकिन गुलबर्ग और वागे के इस नियम में खामी है, थोड़ी सी कमी है। और वह कमी क्या है कि यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए फिट नहीं बैठता। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए तो यह नियम ठीक है, लेकिन अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यह नियम ठीक नहीं बैठता। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा यहाँ ले रहे हैं और दिखा रहे हैं। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए के स्मॉल ए मोल और बी के स्मॉल बी मोल है। इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण को लिखेंगे वेग नियम के अनुसार। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी ए के सांद्रण
गुणे बी के सांद्रण, और इनके ऊपर स्टाइकियोमेट्री की घातांक नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वेग नियम का स्टाइकियोमेट्री गुणांकों से कोई संबंध नहीं है। वेग नियम इनके अनुसार नहीं चलता, ठीक है, बल्कि वह एक दूसरे ही फैक्टर पे निर्भर करता है, जिस फैक्टर को हम दिखा रहे हैं यहाँ x और y से। यहाँ x और y a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम अब क्रिया की दर r इक्वल टू प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा a के सांद्रण की घात x इंटू b के सांद्रण की घात y। यह वेग नियम है किसके लिए? इस संकेतात्मक अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर x और y a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ x व y a व b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि x और y है क्या चीज़, तो चलो इनको देखते हैं। ये देखो, चूंकि अभिकारकों के सांद्रण है, ये कैपिटल A और कैपिटल B स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये अभिकारकों के सांद्रण को शो कर रहे हैं। तो दोनों का यहाँ गुणनफल है, और जब दो अंकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लेते हैं तो उनके घातांक क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणनफल हम कराएंगे तो घातांक जोड़े जाएंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, माना x प्लस y, दोनों घातांकों को जोड़ रहे हैं, बराबर n के। n एक संख्या मान ली गई, और यह n ही बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है यह। इसी n को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। और इस अभिक्रिया की कोटि के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर समीकरण को या वेग नियम को लिखना पूरी तरह प्रैक्टिकली है, प्रायोगिक है। उसके हम बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर यह नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दर कैसे लिखें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्रयोग करना होगा। प्रयोग कैसे करेंगे? अभिकारकों के सांद्रण को बढ़ा के या कम करके देखेंगे कि अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि वेग नियम को अब समझने का प्रयास करते हैं। वेग नियम क्या है? वेग नियम या रेट लॉ वह व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। अथवा करके लिखा गया, देखना है यहाँ, किसी अभिक्रिया के वेग का अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। दोनों नियमों को समझो, दोनों लाइनों को। वह व्यंजक, यह क्या लिखा गया है? एक व्यंजक लिखा गया है जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर, ये क्या है? अभिकारकों के मोलर सांद्रण है। अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता, इन शब्दों पे ध्यान देना। अभिक्रिया की दर इन मोलर सांद्रण पे कैसे निर्भर करती है? यह क्या है? प्रायोगिक है, पूरी तरह प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। तो यह ऐसा समीकरण है जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, ठीक है। दूसरी लाइन को पढ़ो, किसी अभिक्रिया के वेग का, यह अभिक्रिया का वेग हो गया या दर, अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण, किसके पदों में? अभिकारकों के कॉन्सेंट्रेशन के पदों में निरूपण ही वेग नियम कहलाता है, ठीक है। हम एक अभिक्रिया के लिए वेग नियम को लिखते हैं। यहाँ देखो, एक सामान्य अभिक्रिया A प्लस B से उत्पाद, इस अभिक्रिया के लिए A के A मोल, B के B मोल। अभिक्रिया के लिए वेग या दर समीकरण R को हम कैसे लिखेंगे? R समानुपाती होगा A के कॉन्सेंट्रेशन के और B के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के, जबकि यहाँ
x और y घात के रूप में यूज किए जाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ x और y a व b के समान या बराबर, b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, x और y इनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना x प्लस y बराबर n। ठीक है, जहाँ n एक संख्या है, जहाँ n एक संख्या है। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसको भी लिख दे रहा हूँ, इसका मान ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या प्रभाज में हो सकता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारा अभिक्रिया की कोटि पर ही होगा। चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, वेग इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कि ए के कॉन्सेंट्रेशन की घात x इंटू बी के कॉन्सेंट्रेशन की घात y। यह वेग नियम है इस संकेतात्मक अभिक्रिया के लिए। और अब हम लेंगे कुछ वास्तविक अभिक्रियाओं के उदाहरण और देखेंगे कि उन अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम कैसे लिखे जाते हैं। पहला उदाहरण है एग्जाम्पल 1, 2NO प्लस 2H2, इससे बन रहा है N2 प्लस 2H2O। ठीक है, यह क्या है, गैसीय अवस्था में, यह भी गैसीय अवस्था में, सारे के सारे ये अभिकारक भी और उत्पाद भी गैसीय अवस्था में उपस्थित है। के लिए हमको क्या लिखना है, अभिक्रिया के वेग समीकरण को लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अभिक्रिया का वेग समीकरण यूं ही तो लिखा नहीं जाएगा, पहले तो चेक करना होगा इसको। और चेक कहाँ होगा, प्रयोगशाला में होगा। क्या कि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक चीज़ें चेक की गई, तो उनको हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि अभिक्रिया की दर NO के सांद्रण के वर्ग पर तथा H2 है ना, हाइड्रोजन के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करती है। क्या लिखे, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि अभिक्रिया की दर नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रण के वर्ग पर तथा हाइड्रोजन के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए वेग समीकरण हम यूँ लिखेंगे, वेग समीकरण R इक्वल टू रेट कांस्टेंट के NO का कॉन्सेंट्रेशन का वर्ग। ठीक है, NO के सांद्रण के वर्ग पर निर्भर कर रहा है, तो इसके सांद्रण पर हम वर्ग चढ़ाएंगे, इंटू H2 के सांद्रण की घात क्या है, एक घात, तो यहाँ एक चढ़ाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एक को लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए रेट समीकरण को यूँ लिखते हैं, R इक्वल टू के NO का कॉन्सेंट्रेशन का वर्ग इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो चेक करो। यहाँ देखो
स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 और 2 हैं। तो अगर हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इस समीकरण को लिखते या गुल वर्ग और बागे के नियम के अनुसार लिखते तो यहाँ क्या लिखते, NO के सांद्रण का वर्ग, इस 2 को लिखते और H2 के सांद्रण का भी वर्ग लिखते। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए गुल वर्ग और बागे का नियम फेल है। ठीक है, अगला उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। 2NO प्लस O2 से बन रहा है 2NO2। यहाँ भी सारे के सारे अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में ही हैं और इनके लिए प्रायोगिक रूप से यह देखा गया कि अभिक्रिया की दर NO के सांद्रण के वर्ग पर और ऑक्सीजन के सांद्रण की 1 घात पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए वेग समीकरण या अभिक्रिया की दर R इक्वल टू K NO के सांद्रण का वर्ग करेंगे इंटू O2 है ना, O2 का कॉन्सेंट्रेशन और इसकी 1 घात, 1 को तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम इस प्रकार है। फिर से जरा चेक करो, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो 2 लगा है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी इस अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम फिट बैठता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा उदाहरण यहाँ ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3। अभिक्रिया ले रहे हैं NO2 प्लस CO, इनसे मिलकर बन रहा है NO प्लस CO2। ये भी गैसीय अभिक्रिया है, अभिकारक भी गैस हैं और उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हैं। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम क्या कहता है? प्रयोगों द्वारा देखा गया कि अभिक्रिया की दर NO2 के सांद्रण के वर्ग पर निर्भर करती है जबकि CO के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती। ठीक है, अभिक्रिया की दर का कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इसको चाहे कितना वो बढ़ाएं चाहे कितना घटाएं, अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि अभिक्रिया की दर NO2 के सांद्रण के वर्ग पर निर्भर करती है तथा CO के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये हमने लिख लिया लाइन। अब अभिक्रिया की दर R इक्वल टू K इसके वर्ग पे निर्भर करती है तो इसको क्या लिखेंगे, NO2 के कॉन्सेंट्रेशन का वर्ग, और इसके तो सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करते तो इंटू CO के कॉन्सेंट्रेशन की घात 0 चढ़ाएंगे। क्यों 0 चढ़ाएंगे? क्योंकि इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तो इस वैल्यू को तो 1 करना होगा, तो जब 1 कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको 1 करने के लिए क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितनी हो, यहाँ जितने भी अंक हो या संख्या हो उसकी घात 0 करेंगे तो यह पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण इस प्रकार है। चलो इसको जरा चेक करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक घातों से। यहाँ 1 है लेकिन यहाँ क्या है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो स्टोइकियोमेट्रिक घात नहीं चढ़ी है। यहाँ 1 है लेकिन यह 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि वेग नियम का अभिक्रिया के संतुलित समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से कोई संबंध नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकते हैं ये घातांक और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या, वेग नियम को तो देख लिया। अब बारी है वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक को देखते हैं। वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट, इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल K के द्वारा। अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त स्थिरांक K को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, इसी को वेग स्थिरांक, इसी को दर स्थिरांक और इसी को विशिष्ट अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। ठीक है,
अभिकारकों का सांद्रण इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। ठीक है, के को हम वेग स्थिरांक कहते हैं, वह के जो अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त होता है। ये लाइन क्या कर रही है, अभिकारकों का सांद्रण इकाई कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। तो हम रेट लॉ को कैसे लिखा था, ये देखो, R इक्वल टू के और अभिकारकों को मान लेते हैं R, अभिकारकों के सांद्रण की घात n। ठीक है, इसी तरह वेग नियम को लिखे थे। अब देखो, अगर अभिकारकों का सांद्रण इकाई कर दिया जाए, इसमें अगर 1 भर दिया जाए तो यह घात चाहे जितनी भी लिखी जाए यह वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यह वैल्यू 1 रहेगा और जब यह वैल्यू 1 हो जाएगा उस समय R इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। यही बात इस लाइन में कहा गया कि अभिकारकों का सांद्रण इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब चलो हम आते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक पर। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, और सबसे ज़्यादा अगर छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर वाले आते हैं तो इस मात्रक के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, तो वेग स्थिरांक के मात्रक को बहुत ध्यान से देखो। एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, वेग नियम को लिखेंगे, इसके बाद रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक का मात्रक लिखेंगे। तो इसके लिए वेग या दर R क्या होगा, R इक्वल टू, पहले कांस्टेंट के लगाएंगे, इसके बाद अभिकारक R है तो इस R का कॉन्सेंट्रेशन और इसके कॉन्सेंट्रेशन की घात क्या चढ़ाएंगे, n। ठीक है, यही वेग नियम है इस अभिक्रिया के लिए। यहाँ से हम K का मात्रक निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो, इस R की जगह क्या होगा, सांद्रता होगा, और सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में। इसको फिर से लिखते हैं, R इक्वल टू के, और ये होगा सांद्रता, सांद्रता की घात n। ठीक है, अब यहाँ से K को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, या K इक्वल टू R बटे सांद्रता, सांद्रता, और इस सांद्रता की घात क्या है, n है। R क्या है, अभिक्रिया के लिए रेट है, तो रेट को किस में दिखाते हैं, रेट का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ मोल प्रति लीटर प्रति टाइम दिखाएंगे, बराबर R के लिए मात्रक लिख रहे हैं, मोल प्रति लीटर प्रति टाइम। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बटे कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, और इसी की घात क्या है, n है। यहाँ देखो, मोल प्रति लीटर है, इसकी घात n। यहाँ क्या है, मोल प्रति लीटर है, अगर इसकी घात हम 1 कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, इसकी घात 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इसका भाग कराएंगे, और जब भाग कराएंगे तो क्या होता है, घातांक घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, मोल प्रति लीटर, यहाँ घातांक घटेंगे 1 माइनस n, और बच क्या रहा है, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो ये होता है K का मात्रक। ठीक है, K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। और अगर अभिक्रिया गैसीय हो तो उसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में तो ली नहीं जाएगी, उसकी सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, वायुमंडलीय दाब के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, वायुमंडल। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे लिखेंगे, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक
क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और उसकी घात चढ़ाएंगे 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स, इस टाइम की जगह सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है, ठीक है। अब वेग स्थिरांक का मात्रक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस n की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। और n की वैल्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये हम लोग अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे। क्योंकि अभी बताया हूँ कि n ही अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा, इस n के ऊपर ही होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अभी इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, वेग स्थिरांक के लक्षण। तो चलो वेग स्थिरांक के लक्षण को लिखते हैं, क्या है वेग स्थिरांक का लक्षण, और इसी को कहेंगे वेग स्थिरांक की विशेषताएं भी। इसमें पहला पॉइंट है, वेग स्थिरांक का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है, ठीक है। अगर वेग स्थिरांक k का मान अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। यहाँ हम एक अभिक्रिया के लिए पहले वेग नियम को लिख लेते हैं, R = K रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की घात n। इस तरह से वेग नियम को दिखाते हैं। तो अगर वेग स्थिरांक k का मान यहाँ हम देख रहे हैं कि k की वैल्यू ज़्यादा होगी तो r की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी को लिखा है, वेग स्थिरांक का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए k का मान निश्चित होता है, ठीक है। k का मान किसी निश्चित ताप पर वही रहेगा। इसका मान कब बदलेगा, जब ताप को कम या अधिक किया जाएगा तो k का मान भी चेंज हो जाएगा। अर्थात k का मान क्या है, टेम्परेचर बेस्ड है, यह ताप के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देखो, किसी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, ठीक है। तो k का मान टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है, वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। k का मान किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, इन रिएक्टेंट के प्रारंभिक सांद्रण पर। इनका प्रारंभिक सांद्रण क्या लिया गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट है, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। इसका मात्रक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस n के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगा अभिक्रिया की कोटि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।